दिखाई देता है। ये सबसे छोटा इंडिपेंडेंट रिपब्लिक है। पूरे साल लगभग 200 लोग ही इस देश में आते हैं। मैंने इस सफर की शुरुआत 3 घंटे पहले इस्तांबुल के एयरपोर्ट पर पहुंचकर की। सबसे पहले मुझे सैन फ्रांसिस्को तक पहुंचने में 13.5 घंटे लगे। उसके बाद 7 घंटों तक रुकने के बाद मैंने फिजी आइलैंड्स में नाड़ी के लिए 13 घंटे की एक और लंबी फ्लाइट ली और दोबारा से 7 घंटे तक इंतजार किया। लगभग 75% सीट्स खाली होने के कारण नाड़ी से नाउरू की फ्लाइट में 4.5 घंटे लगे और आखिरकार मेरा 48 घंटे का सफर समाप्त हुआ। यह एक ऐसा देश है जहां बहुत कम लोगों का आना जाना है। यहाँ तक कि नजदीकी देश भी हजारों किलोमीटर दूर हैं। आखिरकार आइलैंड तक पहुंचने के बाद मुझे अगली फ्लाइट का इंतजार करना पड़ा, जो कि लगभग 1 हफ्ते बाद थी। पानी के जरिए भी यहाँ आना मुमकिन नहीं है। नाउरू के चारों ओर विशाल चट्टानें हैं जो जहाजों को किनारे के पास आने से रोकती हैं। कुछ समय पहले तक इस आइलैंड के लोगों के पास इतने पैसे हुआ करते थे कि उन्हें समझ नहीं आता था कि वे इन पैसों का क्या करें। साल 1975 के समय में फॉस्फेट डिपॉजिट से भरपूर नाउरू दुनिया में सबसे हाईएस्ट जीडीपी पर कैपिटा वाला देश बन गया था। हालांकि आज की तारीख में जमीन के खराब हो जाने पर यहाँ किसी भी फल या सब्जियों को उगाया नहीं जा सकता। आर्टिफिशियल फूड्स और तले हुए खाने का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से नाउरू में ओबेसिटी रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है और इसके अलावा यहाँ सिगरेट की खपत भी सबसे ज्यादा है। ये जाहिर है कि सरकार विदेशी मीडिया को देश से दूर रखना चाहती है। 1 महीने की लंबी प्रोसेस से गुजरने के बाद, जिसमें मैंने अनगिनत डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, लेकिन फिर भी मुझे बड़ी मुश्किल से टूरिस्ट वीजा मिला। सामान्य एप्लीकेशन फीस 50 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, लेकिन जर्नलिस्ट्स और मीडिया वालों से 8,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की भारी रकम की मांग की जाती है। देश के अंदर एंटर करते ही पुलिस ने तुरंत मेरा ड्रोन मुझसे ले लिया। आपको ऊपर से यह आइलैंड देखने में थोड़ा अजीब लगा होगा। नाउरू की आसमान से तस्वीर लेने की इजाजत नहीं है। यहाँ वीडियो बनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि नाउरू हम सब से एक शर्मनाक सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहा है, जिसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। मैं इस वक्त यारेन में हूँ, क्योंकि रनवे एरिया और ड्राइववे एरिया एक दूसरे के ठीक बगल में है, इसलिए यहाँ कार्स का एयरप्लेन्स को रास्ता देना बहुत ही आम बात है। पैदल चलने वाले लोगों को लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान होने वाले जेट ब्लास्ट के प्रति चेतावनी दी गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह देश इतना छोटा है कि स्ट्रिप के आकार वाला ये एयरपोर्ट आइलैंड के पूरे साउथ वेस्ट कोस्ट तक फैला हुआ है। आप जो यहाँ देख रहे हैं वो है एयरपोर्ट। अगर मैं अंदर जाना चाहता हूँ तो मैं बस इस फेंस को पार करके अंदर जा सकता हूँ। आइलैंड का पूरा एरिया सिर्फ 21 स्क्वायर किलोमीटर या 8 स्क्वायर माइल्स है। पूरे देश को कार से ड्राइव करने में ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का समय लगता है और सफर जहाँ से शुरू होता है वहीं से खत्म भी होता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही रिंग रोड। यहाँ पुलिस हर वक्त पहरा देती रहती है। अपनी ओर किसी का भी ध्यान नहीं खींचने के लिए मैं देश के इकलौती टूरिज्म एजेंसी तक पहुंचा और अब मैं एक गाइड के साथ आइलैंड को एक्सप्लोर करना शुरू करूंगा। एजेंसी के मुताबिक इस आइलैंड पर महीने में 1 या 2 टूरिस्ट ही आते हैं, यानी कि इंटरनेट पर बताए गए नंबर्स असलियत से काफी अलग हैं। आप आइलैंड पर अपने खाली समय में क्या करते हैं? वॉलीबॉल। सो आप आइलैंड पर अपने खाली समय में क्या करते हैं? जो भी हम करना चाहें। जैसे कि मछली पकड़ना, सोना, खाना। वे सबसे ज्यादा क्या खाते हैं? चाइनीज फूड। 1 2 3। 1 2 3। लट के यहाँ से जाओ। लेकिन फिर भी यहाँ ज्यादा लोग नहीं आते। नाउरू सदियों से माइग्रेटरी बर्ड्स का पसंदीदा स्टॉप रहा है। पहले माना जाता था कि इस आइलैंड में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन इसकी मिट्टी में पक्षियों की बीट और समुद्री माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना गुआनो नाम का एक खजाना था। साल 1899 में जर्मन जियोलॉजिस्ट एल्बर्ट एलिस ने पाया कि इस आइलैंड पर हाई क्वालिटी फॉस्फेट रिजर्व है। एक समय में इसकी कीमत गोल्ड जितना था। फॉस्फेट एक रॉ मटेरियल है जिसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और पहले विश्व युद्ध के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने तुरंत नाउरू पर कब्जा कर लिया और इसे एक ओवरसीज माइनिंग फील्ड में बदल दिया। साल 1942 में कुछ समय के लिए जापान के कब्जे को छोड़कर निकाले गए फॉस्फेट को सालों तक दुनिया भर में बेहद कम कीमतों पर बेचा गया था। बुजुर्गों का कहना है कि इस जगह जापानी लोगों को इकट्ठा करके उन्हें बंद करके छत से गैसोलीन डालते थे और उन्हें वहीं जला देते थे। ये वही लोग होते थे जो उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे। ये पटरी जो समय के साथ साथ मिटने वाली है, इसे साल 1907 में फॉस्फेट माइंस को धरती के अंदर वाले भाग से वेस्टर्न कोस्ट पर बने हार्बर तक लेकर जाने के लिए बनाया गया था। 1968 में नाउरू को आजादी मिलने तक यहाँ से 35 मिलियन मेट्रिक टन फॉस्फेट को निकाला जा चुका था। इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पिछले 100 सालों में दुनिया भर के कई लोगों की टेबल पर आने वाले फल और सब्जियां इस छोटे से आइलैंड की मिट्टी से निकाले गए फॉस्फेट से उगाए गए थे। आजादी मिलने के बाद नाउरू में पैसों की बारिश होने लगी और वहाँ पर रह रहे लोग जिनकी धरती का इस्तेमाल फॉस्फेट माइनिंग के लिए किया जा रहा था, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और करोड़पति बनने का इंतजार करने लगे। चाइना और अन्य पैसिफिक आइलैंड से हजारों वर्कर्स को फॉस्फेट माइनिंग की गंदी, गर्म और कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए लाया गया था। साल
1975 तक नारू में रह रहे प्रति व्यक्ति की इनकम लगभग 1,76,000 USD थी, जबकि दुनिया की लीडिंग इकोनॉमी में अमेरिका की आज के इन्फ्लेशन रेट को ध्यान में रखते हुए लगभग 44,000 USD थी। नारू अपने आप को एक वेलफेयर स्टेट राज्य स्थापित करने में कामयाब रहा, जहाँ कोई टैक्स नहीं था। पढ़ाई लिखाई, ट्रांसपोर्टेशन, स्वास्थ्य सेवाएं और यहाँ तक कि रहना भी मुफ्त था। मैंने अपनी दादी को तकिए में पैसे भरकर बैंक से बाहर आते हुए देखा है। उन्होंने सारे पैसे अंदर भरे और पैसे लेकर बाहर चली गईं। उन्होंने यह सारे पैसे खर्च कर दिए। मैंने सुना कि यहाँ के एक पुलिस ऑफिसर के पास एक लैम्बोर्गिनी थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो कार के लिए फिट नहीं था, इसलिए उसने उसे फेंक दिया। क्या ये सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। यहाँ तक कि कुछ कारों को तो सिर्फ सजावट के लिए ही खरीदा जाता था। जैसे जैसे यहाँ पर रह रहे लोग अचानक अमीर होते गए, पैसा उन पर हावी होता गया और ये छोटा सा आइलैंड लेटेस्ट कार मॉडल से भर गया। सड़क पर चलते चलते हमने पहले जमाने की लग्जरी कार्स का कलेक्शन देखा। कैडिलैक, जीप, लैंड रोवर, ये उन गाड़ियों के कुछ नाम है जिनका इस्तेमाल आइलैंड पर रहने वाले लोग अपने मनोरंजन और रफ्तार के लिए कभी कभी किया करते थे। ये कार के कब्रिस्तान की तरह लग रहा है। उन पर जमी हुई जंग ये दर्शाती है कि अच्छे दिन और कितने दूर हैं। जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से यहाँ पर रह रहे लोग मुझे सड़क पर घूमने वाले पिटबुल के झुंडों से सावधान रहने की चेतावनी दे रहे हैं। एक जमाने में ये बहुत ही मशहूर ब्रीड मानी जाती थी, जिसे आइलैंड के कुछ लोगों ने अडॉप्ट भी किया और फिर सड़कों पर खुला छोड़ दिया। डॉग्स के साथ साथ बाकी के जानवर जो पहले नारू में मौजूद नहीं थे, उन्हें भी समय के साथ साथ यहाँ लाया गया। बिल्लियाँ, मुर्गियाँ और सुअर ऐसे कुछ जानवर हैं जिन्हें हाल ही में आइलैंड पर लाया गया है। माइनस द्वारा पेड़ों को उखाड़े जाने और उपजाऊ मिट्टी की खुदाई करने के बाद सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को काफी नुकसान पहुंचा था। ये धरती न तो एग्रीकल्चर के काम आती है और न ही कंस्ट्रक्शन के। इस वजह से यहाँ के लोगों को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। नारू की धरती 15 मीटर या यूं कहे कि 49 फीट तक गहरे गड्ढों और लाइमस्टोन पिक्स से ढकी हुई है, जो आइलैंड के बीच से लेकर कोस्टल एरियाज तक फैला हुआ है। एसिड की अधिक मात्रा होने की वजह से इस बंजर जमीन पर कुछ भी उगाया नहीं जा सकता। नॉर्वन खुद को जीवित रखने के लिए विदेशों से हाईली कंप्रेस्ड कैंड फूड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसे ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट किया जाता है। नारू के लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 64 साल है। सही डाइट न होने की वजह से नारुओं को सालों से दुनिया के सबसे ओबीस नेशन का खिताब मिलता आ रहा है। 150 साल पहले जब तक वेस्टर्न वर्ल्ड द्वारा इस आइलैंड को खोजा नहीं गया था, तब तक ये आइलैंड आत्मनिर्भर था, लेकिन आज वे सब कुछ आउटसोर्स कर रहे हैं। यहाँ पर रह रहे लगभग 97% पुरुष और 94% महिलाएं अधिक मोटापे से ग्रस्त हैं। नारुओं में मोटापे की समस्या महामारी जैसी है। हर जगह, सड़कों पर, रेस्टोरेंट्स में, बाजारों में मैं लोगों को इस मोटापे की परेशानी का सामना करते हुए देख सकता हूँ। ऐसी आबादी में जहाँ 45% लोगों को डायबिटीज है, इसलिए अंग विच्छेदन बहुत ही आम बात है। पूरे देश को जागरूकता को बढ़ावा देने वाले बैनर लगे हुए हैं। देखिए, स्टोर के शेल्फ्स पूरी तरह से खाली हैं। यहाँ हर 6 हफ्तों में प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया जाता है। आइलैंड पर ताजे फल और सब्जियां होना बहुत बड़ी बात है। एक फूल गोभी की कीमत 18 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है और वहीं एक तरबूज की कीमत 61 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। कई लोगों को मीट प्रोडक्ट्स खाना पसंद होता है, जिन्हें वेस्टर्न कंट्रीज अपने ही लोगों को बेचना नहीं चाहती। उन्हें वे नोरुआन्स के लिए टर्की टेल्स के रूप में बेचते हैं। जानवर के इस हिस्से में लगभग 75% प्योर फैट होता है, जो हेल्दी खाने से कोसों दूर है। फॉस्फेट की माइनिंग की वजह से यहाँ रहने की जगह की भी कमी है। डिस्ट्रक्शन की वजह से नारुओं की लगभग 80% जमीन रहने लायक नहीं है, जिससे इसके 14,000 निवासी सिर्फ 4 स्क्वायर किलोमीटर या 1.5 स्क्वायर मील के कोस्टल एरिया में रहते हैं। ये है बुआडू लैगून, मात्र एक ऐसी जगह जिसे कभी छुआ नहीं गया। ये पहले के समय में ले जाने का दरवाजा है। एक समय में नारू इस पौधे से भरपूर हुआ करता था, लेकिन अब ये सब गायब हो गया। यहाँ अभी भी केले के पेड़, पैंडेनस के पेड़ और अनानास के पौधों को देखा जा सकता है। मूर्तियों की तरह दिखाई देने वाले स्ट्रक्चर्स नारुओं के समुद्र तट पर, यह चट्टान के स्ट्रक्चर समुद्र से 5 मीटर या 16 फीट ऊपर तक पहुँचते हैं। समुद्र चट्टानों से भरा हुआ है, जो किनारों से लगभग 200 मीटर तक फैली हुई है, जिससे बड़े बड़े जहाजों का इस तरफ आना मुश्किल हो जाता है। इनमें से कई पानी के नीचे हैं और समुद्र का पानी कम होने पर उन्हें देखा जा सकता है। इससे लोगों के लिए पानी में सैकड़ों मीटर तक जाना और मछली का शिकार करना संभव हो गया है। पेड़ों के नष्ट होने की वजह से साल भर यहाँ का एवरेज टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री सेल्सियस या 86 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। आइलैंड पर मौसमी हवाओं की वजह से बारिश और समय एक साथ बहते हैं। हालांकि नारुओं में कोई भी नदी या स्ट्रीम नहीं है, इसलिए यहाँ के लोगों के पास ताजे पानी की कमी है। इन डिसैलिनेशन प्लांट्स में रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल करके, समुद्र के पानी का इस्तेमाल करके देश भर में हर रोज 2 मिलियन लीटर पीने का पानी बनाया जाता है। यहाँ मोक्का वेल नाम का एक अंडरग्राउंड लेक है। बिना किसी लोकल की मदद के इस गुफा में एंटर करने का रास्ता ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसकी एंट्रेंस बहुत छोटी है। युद्ध के दौरान नारुओं के लोगों ने इस जगह का इस्तेमाल छिपने के लिए और साफ पानी पीने के लिए किया था। यह डिब्बों और कांच के टुकड़ों से भरा हुआ है। यह अंडरग्राउंड लेक अब पीने के पानी का सोर्स नहीं है। ईसाई धर्म से पहले यहाँ कौन सा धर्म था? हमने बुर्रक से शुरुआत की। यहाँ भगवान है, वहाँ ऊपर एक ऑल्टर है। अगर वे इसे खाना देते हैं तो वह जीवित हो जाते हैं और उनकी इच्छा पूरी करते हैं। कोई है जो अब भी बुर्राक धर्म में